नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। शुरुआत करते हैं बिहार से। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मंगलवार को 6,837 नवनियुक्त कनीय अभियंताओं और अनुदेशकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से नवनियुक्त 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के माध्यम से विभिन्न विभागों के अंतर्गत नवनियुक्त 6,341 कनीय अभियंताओं और श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत 496 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि आज इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 6,837 नवनियुक्त कनीय अभियंताओं एवं अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। नवनियुक्त 6,341 कनीय अभियंताओं में जल संसाधन विभाग के द्वारा नवचयनित 2,338 अभ्यर्थियों, योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत नवचयनित 1,273 अभ्यर्थियों, ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत नवचयनित 759 अभ्यर्थियों, पथ निर्माण विभाग के द्वारा नवचयनित 530 अभ्यर्थियों, जिनमें लघु जल संसाधन विभाग अंतर्गत नवचयनित 484 अभ्यर्थियों और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत नवचयनित 478 अभ्यर्थियों, भवन निर्माण विभाग अंतर्गत नवचयनित 430 अभ्यर्थियों और नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से नवचयनित 49 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनः हम बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं और वहां की समस्याओं और जरूरतों से अवगत हो रहे हैं। हम लोगों को जिन समस्याओं या जरूरतों की जानकारी मिल रही है उनका यथाशीघ्र निराकरण किया जाएगा। बड़े पैमाने पर बहाली भी की जाएगी। इसके लिए विभागों में रिक्त पड़े पदों को भी चिन्हित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने पीएमसीएच में तैनात सुपरिटेंडेंट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनकी बार बार सेवा विस्तार पर खड़ा सवाल कर दिया है और आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि किसी एक ही व्यक्ति को बार बार सेवा विस्तार दिया जा रहा है और उसे एक बार फिर सेवा विस्तार देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जबकि कथित सुपरिटेंडेंट पर नियम का उल्लंघन करने और भ्रष्टाचार का आरोप है, फिर भी वह पद पर काबिज है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है और आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति यादव ने एक पत्र दिखाते हुए कहा कि यह एक भ्रष्टाचार का उदाहरण है जिसमें कथित तौर पर सुपरिटेंडेंट के खिलाफ पत्र लिखा गया है। फिर भी सरकार आखिर चुप क्यों है? उन्होंने ऐसे अधिकारियों को पद से तुरंत हटाने की मांग की है और सरकार की भूमिका पर सवाल भी उठा दिए हैं। हम उस ठाकुर की बात कर रहे हैं जिनके अंदर वो भ्रष्टाचार का होने आरोप लगने के बावजूद भी जो अकड़पन है, सरकार का कौन राज जानता है भाई कि सेवानिवृत्ति अधिकारी को बार बार सेवा विस्तार देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, एक बार हो चुका है, सेवा समाप्त हो चुका है, उस विस्तार की अवधि 6 दिन पहले समाप्त हो चुका है। ये बात आप लोग जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये दूसरी बार की तैयारी हो रही है, कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी है। एक गंभीर सवाल है, क्या विभागों में और कोई अधिकारी नहीं है? कौन सा राजदार है ये किसको लाभ पहुंचा रहा है? बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मोहम्मद फिरोज से मिलने मधुबनी के बेनीपट्टी स्थित कटैया गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फिरोज से बातचीत कर उनके साथ हुई घटना की जानकारी ली। दरअसल मोहम्मद फिरोज ने पुलिस पर जमकर पिटाई का आरोप लगाया था, जिसमें वो घायल भी हो गए थे। अपनी आप बीती सुनाते हुए फिरोज तेजस्वी के आगे फूट फूट कर रोने लगे। उसकी बातें सुनने के बाद तेजस्वी ने कहा कि बिहार में यही सब हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होश में नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। जो डीके बास बताएंगे उतना ही मुख्यमंत्री को मालूम होगा। स्थिति यह है कि लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जिस पुलिस को जनता की सेवा और सुरक्षा करनी चाहिए वो भक्षक बनी हुई है। तेजस्वी ने कहा कि निर्दोष आदमी की पिटाई किया गया है और पुलिस ने रात भर उसे खाने के लिए खाना भी नहीं दिया। 25,000 रुपए घूस लेकर उसे छोड़ा गया। ऐसे डीएसपी और पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं जिनका
संघीकरण हो चुका है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नजर से देखते हैं, ऐसी नजर वालों का नजर सही कैसे होगी, इसका तौर तरीका हम लोग अच्छे से जानते हैं। जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था, आज भक्षक बनी हुई है, अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा। ऐसे ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बजट 2025 से 26 को लेकर झारखंड राज्य के रेलवे को मिले आवंटन पर ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान उन्होंने झारखंड और उड़ीसा के लिए रेलवे को मिले आवंटन विषय पर मीडिया को जानकारी दी। इस मौके पर रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि झारखंड में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और 34 प्रोजेक्ट यहां चल रहे हैं, जिसकी लागत 56,694 करोड़ रुपए है। वहीं 2,134 करोड़ की लागत से 57 स्टेशन को अमृत स्टेशन के तहत बनाया जा रहा है, विकसित स्टेशन बनाया जा रहा है ये, और यहां 215 स्टेशन पर वाईफाई भी लगाया गया है। झारखंड में अब तक 12 बंद ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। ईपीसी टेंडर के द्वारा उसको भी वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। टेंडर इनवाइट किए जा चुके हैं और ये 9 अप्रैल 2025 को खुलेंगे। तो इन तीनों स्टेशंस को, जो कि वर्ल्ड क्लास स्टेशंस हैं, रांची, हटिया और जमशेदपुर, टाटानगर, तो इनका टोटल कॉस्ट है 1,147 करोड़ रुपया, 1147 करोड़ रुपीज। तो ये एक संक्षिप्त वर्णन था कि झारखंड में इस बजट में क्या, पिछले कुछ सालों में क्या किया गया और इस बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। अब तक 445 रेलवे फ्लाईओवर या अंडरब्रिजेस का निर्माण किया गया है झारखंड में। उसके अलावा 34 लिफ्ट्स और 14 एस्केलेटर्स और 215 स्टेशन पर वाईफाई लगाए गए हैं। जैसा कि माननीय रेल मंत्री जी ने ये भी बताया कि वंदे भारत का आजकल बहुत चर्चा है, तो इसमें झारखंड के 14 जिलों को कवर करती हुई 12 वंदे भारत ट्रेन इस समय चल रही हैं। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में 3.5 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का पिलर ढलाई के 3 दिन बाद ही धंस जाने के मामले पर मंत्री योगेंद्र महतो ने जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की बात कही है। उन्होंने कहा कि बंदोटांड गांव में 3.5 करोड़ की लागत से बन रहे पुल में भ्रष्टाचार उजागर होने के साथ ही मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच की बात भी कही है। बता दें कि पुल के टूटने के साथ पुल के ढलाई के बाद इसका फिर से निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कर रहे ठेका कंपनी के कर्मचारी का कहना है कि पुल का पिलर धंस गया था, जिसके तोड़कर फिर से निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण का कहना है कि इस पुल के निर्माण होने से कई गांवों के लोगों को फायदा होगा, जिसमें कसमार प्रखंड के फूटलाही और हसलता और आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोगों को इसका खासा फायदा होगा। जहां पहले नदी होकर पार होना पड़ता था, यह पुल मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। ने कहा है, अभी विशेष प्रमंडल के अधिकारियों से कहा है उसको कार्रवाई के साथ साथ पूरा पुल को तोड़वाए, पूरे फाउंडेशन को तोड़वाए और तत्पश्चात उस पर आगे काम करें और संवेदक पर कार्रवाई भी करें। अब ये जांच का विषय है। जांच करने के लिए हमने विभागीय पदाधिकारियों को कहा है कि आप जांच करके रिपोर्ट दो। अगर तकनीकी कमी के चलते या तकनीकी गड़बड़ी के चलते अगर पुल धंसा है या झुका है तब तो अलग विषय है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है तो किसी कीमत पर, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो संवेदक को, बख्शे नहीं जाएंगे। बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर बने 23 दुकानों की बिजली आज सेल सिक्योरिटी विभाग ने काट दी है। ये सभी दुकानें 2 दशकों पूर्व आवंटित की गई थी। इन दुकानदारों द्वारा प्रबंधन को बिजली बिल भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण विभाग ने यह कदम उठाया है। दूसरी ओर कई दुकानों को सेल की जमीन पर बिना अनुमति लिए विस्तारित कर भूमि अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसके कारण सिक्योरिटी इंचार्ज दिलीप सिंह शेखावत ने कहा है कि कई बार इन दुकानदारों को पूर्व में नोटिस दी गई थी, लेकिन इन्होंने बिजली बिल जमा नहीं किया है।
कुल 23 दुकानों पर कार्यवाही चल रही है। सभी दुकान सेक्टर 4 में स्थित है। पलामू जिला परिवहन विभाग मजदूर किसान महाविद्यालय डंडार कला और पांकी थाना के संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत पांकी थाना अंतर्गत बसडीहा में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संदेशों को लोगों तक पहुंचाया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके व्यवहार में बदलाव लाना था। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यातायात नियमों का पालन, हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जोर दिया गया। नाटक में कलाकारों ने जीवंत अभिनय के माध्यम से सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया और लोगों को अपने जीवन और दूसरों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और उन्हें यह संदेश भी दिया गया कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है। पांकी थाना प्रभारी मजदूर किसान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और जिला परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने सड़क सुरक्षा की शपथ ली है और यह प्रण भी लिया है कि वे हमेशा यातायात नियमों का पालन करेंगे और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सहयोग करेंगे। देवघर के सारवा प्रखंड के जियाखाड़ा पंचायत के जिया माता का मंदिर हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि यह एक ऐसा मंदिर है जहां पर वर्षों से ताला लगा हुआ है। लेकिन आज भी भक्त मंदिर के बाहर ही आकर पूजा करते हैं और माता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। मंदिर को लेकर ग्रामीण महावीर महतो ने बताया कि स्थानीय लोगों के आपसी विवाद की वजह से मंदिर में ताला बंद है। धर्म से जुड़ा मामला होने के कारण जिला प्रशासन भी कोई ठोस कदम उठाने में सक्षम नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन ने मंदिर में ताला लगाने का काम किया है। वहीं मंदिर को लेकर गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि यह मंदिर राय घटवार समाज से ताल्लुक रखता है, लेकिन आपसी विवाद होने के कारण यह मंदिर पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। आपसी विवाद की वजह और प्रशासन के मौखिक आदेश पर यह मंदिर वर्षों से बंद है। ताला लगने के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई अभी भी चल रही है और जिया माता के मंदिर में सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि आसपास के जिले के भी लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। इस मंदिर में बलि देने की मान्यता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर की बलि कबूल करता है तो उस जानवर को मंदिर परिसर में सिर्फ छोड़ दिया जाता है। जिसका बाल बच्चा नहीं हो रहा, यहाँ आने से पूरे यहाँ जो खुलास होता है उसको नहवा सुना करके खुलास किया जाता है। वो इसके पास मन्नत करने में उसका बाल बच्चा सब हो जाता है। तो मुंडन करने के लिए पूरा गांव में पूरा इलाका का आदमी यहाँ के मुंडन कराने आता है दूर दूर से। नहीं पड़ता, जीव दान होता है, अब दान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को नर्मदापुरम जिले के दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्थानीय सेठानी घाट पर आयोजित मां नर्मदा जन्मोत्सव के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सीएम ने यहां मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और मां नर्मदा जन्मोत्सव के कार्यक्रम में करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे। इस दौरान मां नर्मदा की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई और जलमंच से मां नर्मदा का अभिषेक किया गया। श्रद्धालु नर्मदा के पुण्य सलील में लाखों दीप प्रवाहित कर नर्मदा का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे। दरअसल मां नर्मदा देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। प्रदेश में इस जीवंत नदी का दर्जा भी प्राप्त है। मध्य प्रदेश की जनता की गहरी आस्था इस नदी से जुड़ी हुई है। पुराणों में भी मां नर्मदा का उल्लेख मिलता है। इसे भगवान शंकर से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से और मां नर्मदा के दर्शन मात्र से सारे पाप कट जाते हैं। नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थरों को शिवलिंग का दर्जा प्राप्त है। इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। इंदौर बाईपास पर लगी लकड़ी के गोदाम में भीषण आग भड़क गई। औद्योगिक थाना क्षेत्र के रसलपुर बाईपास पर ब्रिज के नीचे एक स्क्रैप स्टॉक गोडाउन में आग लग गई थी। निगम की 6 से 7 दमकलों को
तकरीबन 5 घंटे तक आग बुझाने के लिए जूझना पड़ा। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि आगजनी में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बात करेंगे महाराष्ट्र की। नवी मुंबई के खारघर में एक मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर डाली। हमले के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। खारघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दीपक सुर्वे ने बताया कि पीड़ित और आरोपी दोनों एक ही रास्ते से जा रहे थे। आरोपी स्कूटी से जा रहा था और पीड़ित बाइक से जा रहा था। पीड़ित आरोपी को टेक ओवर कर आगे निकल गया था। उससे नाराज होकर आरोपी ने उसका पीछा किया और सिग्नल के पास उसे रोककर उससे झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों के बीच काफी तेज बहस हुई। इसी बीच आरोपी ने अपने हेलमेट से पीड़ित व्यक्ति के सर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। बात करेंगे हरियाणा के। विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम में लगातार आवारा पशुओं की संख्या बढ़ने से लोगों को जीना दुश्वार होता जा रहा है। साइबर सिटी की शायद ही कोई ऐसी सड़क हो जहां आवारा पशुओं का कब्जा ना हो। इन आवारा पशुओं का सड़क पर कहीं भी खड़े होने और बैठने से ट्रैफिक की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आवारा पशुओं की लगातार बढ़ रही समस्या को देखते हुए नगर निगम गुरुग्राम ने एक नई गौशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह गौशाला गुरुग्राम के बलियावास में बनाई जा रही है, जिसका निर्माण 4 एकड़ में किया जा रहा है। इस गौशाला में बेसहारा और सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को रखने का काम किया जाएगा। दरअसल गुरुग्राम नगर निगम के द्वारा फिलहाल 2 गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन वहां पहले ही पशुओं की तादाद काफी ज्यादा है। इसलिए नगर निगम 4 एकड़ की जमीन पर एक और गौशाला का निर्माण कर रहा है। इस गौशाला में 2000 से ज्यादा पशुओं को रखने की व्यवस्था होगी। गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर की माने तो निगम के द्वारा 2 एजेंसी को ठेका दिया हुआ है, जो सड़कों पर घूम रहे हैं बेसहारा पशुओं को गौशाला में छोड़ने का काम करती है और नई गौशाला बनने के बाद सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को यह एजेंसी उस नई गौशाला में पहुंचाने का काम करेगी। तो पशुओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और उससे ज़्यादा उनमें स्पेस अभी है नहीं। तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए बालियावास गांव में एक नई गौशाला बनाने की प्लानिंग है। उस गौशाला पे काम शुरू भी कर दिया है। बाउंड्री वाल वहाँ बनानी शुरू हो गई है और उम्मीद यह है कि अगले 1 महीने के बाद हम वहाँ पे गौशाला शुरू कर देंगे। हमने अभी भी 2 एजेंसीज को हायर किया हुआ है, जो इस तरह से जो बेसहारा पशु जो हैं उनको पकड़ के गौशालाओं में छोड़ते हैं। बात करेंगे गुजरात की। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने यूसीसी समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी। सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सीएल मोना, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ भी इस समिति का हिस्सा होंगी। मुख्यमंत्री ने इस समिति को अगले 45 दिनों में इस पर विस्तृत शोध करने और सरकार को एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। बस्ती जिले में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा अब सामने आया है। मोलहू नाम के गरीब आदमी को बिजली विभाग ने 7.33 करोड़ का भारी भरकम बिल थमा दिया। बिजली का बिल देखने के बाद मोलहू चकरा गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा कि जितना बिजली का बिल आया है उतनी उसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी वसूला नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि बस्ती जिले के हरैया उपकेंद्र के केशवपुर फीडर के रमैया गांव के मोलहू ने 2014 में 1 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लिया था। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2024 में उनका बिजली का बकाया 75,000 आया था और 1 महीने बाद उनका बिल 7 करोड़ 33 लाख आ गया। जब हमको
करोड़ों के बकाया बिल के बारे में बताया गया तो चक्कर आ गया। बिजली का बिल सुनकर मेरा हार्ट अटैक आने वाला है। मेरी एक लड़की है, उसकी शादी कौन करेगा? 7 करोड़ से ज्यादा बिल आया है बिजली का, और ये लफ्ज थे पीड़ित के। जो है तो कल बिजली वाले आए थे हमारे गांव में, तो क्या हुआ, सबका चेक कर रहे थे, तो हमारे घर भी आए। तो हम एक्चुअली में रहते हैं बस्ती, तो ये लोग आए तो सबका चेक कर रहे थे, तो सब लोग से नंबर लिए, तो हमारे घर भी नंबर लिए। तो पिताजी का जो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर था तो नंबर दिए। तो और इस दिसंबर में हम वहाँ विद्युत विभाग जो हरियाणा में है वहाँ गए थे, वहाँ चेक करवाए थे। तो और मैसेज भी आया था पापा के मोबाइल में, तो 70,000 समथिंग कुछ था बिल। जब कल आए तो बता रहे हैं 7 करोड़ समथिंग। तो माताजी बगल में थी। अब एक सामान्य आदमी अगर इतना ज़्यादा अमाउंट सुनेगा तो ज़रूर दिक्कत होगा। माताजी मतलब थोड़ा उनका तबीयत डाउन हुआ तो हम लोग सुने तो बहुत दिक्कत हुआ, और उसके बाद में आप लोग को बुलाएं। फिर यही सब दिक्कत है। और ये और बोल भी रहे थे कि बिजली वगैरह काटे हैं गांव वालों में कुछ लोग का। 2014 में हमारा कनेक्शन हुआ था, 2019 में हमने बिल जमा किया है, उसकी रसीद हमारे पास है। और वो 2024 में हमारा बिल 75,000 आया था, और 1 महीना बीतने के बाद बिल का बोलते 7 करोड़ 33 लाख हो गया। मिर्जापुर के महादेव बस्ती में बीती रात को खेत में एक मगरमच्छ चहलकदमी करते हुए देखा गया। मगरमच्छ मिलने से गांव में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ होने की सूचना पर वन विभाग को सूचित किया। सूचना पर वन क्षेत्राधिकारियों अवध नारायण मिश्रा और मौके पर पहुंच गए। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित ददरी जलाशय में छोड़ दिया है। मामले की जानकारी देते हुए अवध नारायण मिश्रा ने बताया कि मगरमच्छ को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जलाशय में छोड़ दिया गया है। अब बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पे महाकुंभ चल रहा है। मंगलवार को भूटान नरेश जिग्मे खेसर, नामग्याल वांगचुक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर पूजा अर्चना की। भूटान नरेश योगी आदित्यनाथ के साथ महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे भूटान नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक ने सीएम योगी के साथ संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने त्रिवेणी संगम पर आरती भी की। प्रयागराज महाकुंभ में एक और बड़ा हादसा हो गया है। यहां हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बलून फट गया, जिससे उसकी बास्केट में सवार 6 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। इनमें से एक श्रद्धालु की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तत्काल मेडिकल कॉलेज द्वारा संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये हादसा महाकुंभ मेला क्षेत्र में सेक्टर 20 के अखाड़ा मार्ग के पास हुआ है, जहां बसंत पंचमी के स्नान पर्व के दौरान दोपहर के वक्त हीलियम गैस से भरा हॉट एयर बलून फट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हीलियम गैस भरने के बाद बलून जमीन से उड़ रहा था। तभी धमाके की आवाज के साथ बलून फट गया, जिससे बास्केट में सवार सभी श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।